अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। हम एंकर्स और न्यूज़ एंकर्स की ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प होती है। सारी ज़िंदगी हमारी खबरें पढ़ते हुए और खबरें देते हुए गुजरती है और मुख्तलिफ मामलात पे बात करते हुए। कोई खबर दिल पे बड़ी भारी होती है, कोई दिल पे हल्की होती है। कभी हम हंसते हैं, दिल नहीं कर रहा होता तब भी, और कभी हम सैड हो जाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता तब भी। लेकिन सबसे भारी खबर एक एंकर के लिए, न्यूज़ एंकर के लिए वो होती है जब वो अपनी ही तरह के किसी शख्स की मौत की खबर देता है। यानी कि उस शख्स की जो खुद सारी ज़िंदगी खबरें देता रहा और फिर खबरें देते देते एक दिन खुद ये खबर आई कि वो हम में नहीं रहा। हम मिशेल बुखारी की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिवली अ यंग एंकर, वेरी एनर्जेटिक, थोड़े से वक्त में बहुत बेहतर पहचान और नाम बनाने वाली, एंड ऑब्वियसली एक्सप्रेस की जो पहली टीम थी एक्सप्रेस न्यूज़ की, उसके अंदर पायनियर्स में से शामिल। कल वो इंतकाल कर गई और ये हो नहीं सकता कि हम उनका जिक्र न करें। अनफॉर्चुनेटली मिशेल से हमारी मुलाकात तो नहीं थी, बट स्टिल हमने जितना देखा एज अ जूनियर मिशेल को काम करते हुए मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, कुछ अरसे से कैंसर में मुब्तला थी और उनका इलाज शौकत खानम में इस वक्त जारी था। जबकि मिशेल बुखारी के हवाले से अगर हम आपको करियर के हवाले से बताएं तो कई निजी चैनल्स में उन्होंने काम किया। एक्सप्रेस न्यूज़ की भी पायनियर टीम का हिस्सा रही। साथ साथ न्यूज़ कास्टिंग के अलावा उन्होंने टीवी शोज़ में भी फराइज़ सर अंजाम दिए और पाकिस्तान के अगर सीनियर और तजुर्बाकार सहाफ़ियों में उनका शुमार होता था, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली कल उनके इंतकाल की खबर आई। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज जिनमें वो काम कर चुकी थी, उनके साबिक कॉलीग, सब ने बहुत दुख और अफसोस का इजहार किया। और है भी दुख और अफसोस की खबर, क्योंकि एक इतना यंग चेहरा जो कितना अरसा टीवी स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहा, उसका ऐसे चले जाना, इतनी यंग एज में उसकी डेथ हो जाना, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। आज उनकी नमाज जनाजा जामिअतुल मुंतज़िर मॉडल टाउन में अदा की जाएगी 1 बजे के करीब। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बड़ा ज़बरदस्त नाम हमारी टीवी इंडस्ट्री का। बिल्कुल जी। और वंस अगेन ये एक यंग शख्स की जो मौत होती है ना, वो बड़ा इंसान को तंग करती है। अल्लाह उनको गरीक रहमत, फैमिली को सब्र दे। कैंसर से इनकी मौत वाक़ई हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्राज़ीलियन लेजेंडरी फुटबॉलर पेले की, जिनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। वंस अगेन अपने लेजेंड को सी ऑफ करने के लिए लाखों लोग, और रिपोर्टली कोई 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने जो ये चाहते थे कि आखिरी दीदार करें हम पेले का, और उनको शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। ये आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। 82 साल की उम्र थी। पेले को भी कैंसर का मरज़ लाक हुआ। 29 दिसंबर को चल बसे थे और वो हमें नहीं रहे। एक ऐसा साल था 2022 जिसमें बहुत अहम शख्सियात और एक अमवात का सिलसिला, और उसी में जाते जाते ये साल फुटबॉल लवर्स को भी एक बहुत बड़ा सदमा दे गया, और वो था पेले की मौत का। बहुत बड़े फुटबॉलर थे। उनके बारे में किसी ने कहा था कि उन्होंने इस पेशगोई को गलत कर दिया है कि जो शोहरत होती है ये आर्जी होती है। जो शोहरत पहले को मिली वो दवामी शोहरत है, हमेशा रहने वाली। दैट्स व्हाट वी कैन सी। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, लेकिन स्टार्ट में हम इकॉनमी पे बात करेंगे। आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, चलें। जस्ट ट्राइंग टू फिक्सिंग माई थिंग्स। यहाँ पे बैठे हुए भी टेक्निकली कुछ चीज़ें साथ साथ फिक्स कर रहे होते हैं, और बात जो कर रहे होते हैं वो इकोनॉमी की कर रहे होते हैं। हमारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, आवाम की चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। नहीं फिक्स हो रही तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फिक्स नहीं हो रही। इस वक्त मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट के दर पे है। मुसलसल हमारे इकोनॉमी को समझने वाले, पढ़ने वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे है, और इस वक्त ये वाकई नाजुक मोड़ पे है। इस वक्त वो सियासी नाजुक मोड़ नहीं है। सियासतदान हो, हुक्मरान हो, वो अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ते नजर आते हैं। अगर इस वक्त किसी का मुस्तकबिल तबाही के दहाने पे है तो वो पाकिस्तान के वो 23-24 करोड़ लोग हैं जो कि देख रहे हैं सियासतदानों की तरफ। बिल्कुल। मईशत के हवाले से बात करें, तबाही के दहाने पर है। अवाम महंगाई के तूफान से शदीद परेशान है। माशी बदहाली पर माहिरीन मईशत तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन माशी तबाही का मलबा एक दूसरे पर हमेशा की तरह डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ने माशी बदहाली और खौफनाक महंगाई पर जो वाइट पेपर है वो जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने वर्चुअल खिताब किया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साला दौर और पीडीएम के 8 माह के इक़्तिदार के अदादो शुमार अवाम के सामने रखे और दावा किया कि पीडीएम ने 8 माह में मईशत को तबाह कर दिया है, और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के लिए खतरा भी बन गई है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम तो लिया, लेकिन महंगाई में बदतरीन इजाफा होगा अगर लिया, और अगर ना लिया तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। दूसरी जानिब
हुकूमत ने जी मौशी बेहतरी और मुश्किलात से निपटने के लिए तवानाई बचत पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत मार्केट्स रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे और तमाम सरकारी इदारों में बिजली का जो इस्तेमाल है वो 30% कम होगा। ये जो इकोनॉमी का इन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पे कुछ बोला कि देखें जी 8 बजे अगर हम दुकानें बंद करने का कह रहे हैं तो बच्चे भी कम हो रहे हैं। ये क्या साइंस थी, मुझे समझ नहीं नॉनसेंस सी बात है। हाँ, मतलब मुझे ना साइंटिफिकली समझ आती है ना पॉलिटिकली समझ आती है। एथिकली ये बात समझ में आती है। मतलब उन्होंने कहा 8 बजे जब दुकानें बंद होंगी तो फिर आप देखेंगे मुल्क में बच्चे भी कम होंगे। यू नो व्हाट इज रेफरिंग टू, बट एक्चुअली ये बात हमें किसी लिहाज से खास साहब समझ नहीं आती। आपकी लाइफ का सर्कल क्या हमें नहीं पता, बट आम आदमी की जिंदगी मुख्तलिफ है। यही प्रॉब्लम है, हुक्मरान मुख्तलिफ सोचता है, आम आदमी की जिंदगी का साइकिल हर लिहाज से वो मुख्तलिफ है। अगर हुक्मरान हम में से होंगे, हम जैसे होंगे, तो ना ऐसी बात करेंगे और ना ऐसे फैसले जिससे आम आदमी बहुत ही ज्यादा मतलब इट्स नॉनसेंस बात है, समझ में ना आने वाली है। खैर, ये अच्छा फैसला है कि स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएं। 62 अरब हुकूमत टारगेट करिए, लेकिन क्या हुकूमत अपने खर्चे भी कम करेगी? ये जो फौज जफर मौज है वज़रा की, और फिर इनके गार्ड्स हैं, इनके सेक्रेटरीज हैं, इनके पीएज हैं, क्या उसमें भी कोई कमी आएगी? उसमें भी बताएं ना कितने कम करें। हर पार्टी से तो दर्जन दर्जन वजीर बैठे हैं, लगा हुआ लिटरली। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम मजीद अपना तजिया दें, आई थिंक मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी टू टॉक टू। शहबाज साहब, एक तो आपसे गिला है, बड़ी देर बाद आपसे हमारी ऑन एयर मुलाकात हो रही है। आपका तजिया हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। वी ऑलवेज वेट यू टू जॉइन आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और गुड मॉर्निंग भी आपको। सबसे पहले आप ही हमारे सामने पिक्चर रख दें, कैसी तस्वीर है? और 2023 शुरू हो गया है, क्या 22 जैसा ही है, कुछ मुख्तलिफ है, कैसे देखना है? पहले तो आप दोनों का शुक्रिया, आपका गिला बिल्कुल जायज है और सारा आंखों पर इसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, 2022 जितना भी बुरा था, ये उतना बुरा नहीं होगा जितना शायद 2023 हो। अच्छा, ये हमारे जो इकोनॉमी के हालात हैं अब उस तरफ चले गए हैं जहाँ पे वाकई पीस टाइम में, जिसको मैं कहता हूँ, पहली दफा पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो खतरा है वो पैदा हो चुका है। आपके इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हुकूमत पाकिस्तान के हैं वो 5.8 अरब डॉलर हैं। इसमें कोई 2 अरब डॉलर शोकेस आपका रिजर्व है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इफेक्टिवली आप 3.8 अरब डॉलर के ऊपर बैठे हुए हैं। महीने का जो आपका इम्पोर्ट बिल है वो कल का जो फिगर आया है वो 5.2 अरब डॉलर है, और अगले 3 माह में, ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च है, हमने कुछ 8.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां। तो ये इस इफेक्टिवली हम तकरीबन 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स के ऊपर बैठकर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो सॉवरन डेट है, उसको एक ऑनरेबल तरीके से उसको रीपे कर सके। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन बच क्या जाती हैं। वो जो पीटीआई के व्हाइट पेपर में एक बात उन्होंने कही थी कि IMF का प्रोग्राम कर लें। IMF का प्रोग्राम, मैं बात हूँ कि इमरान खान साहब की जब मैंने परसों ये स्टेटमेंट सुनी पहली दफा कि जी IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं है, और ये कि उससे महंगाई भी बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो टोन थी वो खान साहब की बड़ी पॉजिटिव थी। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, हुकूमत तो वक्त को तो ये सपोर्ट कर नहीं सकते, ये खान साहब की ये कैसे सडनली चेंज हो गए। तो प्रोबेबली शायद हुकूमत पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम करना नहीं चाह रही, और इंडिकेशन भी ऐसे ये चीजों को लटका रहे हैं, और खान साहब उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बट वो पॉइंट स्कोरिंग करें या ना करें, इस वक्त आपके जो मुल्क के दिवाली होने के बचने का एक ही रास्ता है, वो है कि आप IMF के प्रोग्राम में चले जाएं। ये बात भी ठीक है कि इससे बहुत ज्यादा महंगाई होगी। अभी जो हम कर रहे हैं एवरेज 25% हमारी महंगाई की शरह है, ये बढ़ेगी। ये अभी आप देखिए लोगों के क्या कितने बुरे हालात है। होम टेक सैलरी जो है वो लोगों की कम हो गई है। टैक्सेस, इनकम टैक्स लोगों के ऊपर बढ़ गए हैं, बढ़ गया है। इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस पहले भी बढ़ा दिए, और मजीद एक और मिनी बजट आ रहा है, आपको 2-4 दिन में वो भी पता चल जाएगा कि एक और इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ और नए टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो इसके बाद फिर महंगाई की क्या शरह होगी? इसके बाद अगर IMF का प्रोग्राम हुकूमत नहीं करती तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, जो मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करता, कि चीन से कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी इससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको। सऊदी अरब से कोशिश हो रही है। बात यह है कि अगर आप इन दोनों ममालिक से कर्जे ले भी लें, वो आपको दें तो कितना वक्त आपको
पास। यानी शहबाज साहब, आपके मुताबिक पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जाने की इस वक्त अशद ज़रूरत है अगर हमें से बचना है तो। दूसरी जानिब आपने अभी कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बात की कि कल उन्होंने वाइट पेपर जो तरीक़न साहब ने जारी किया उसमें मवाजना किया उन्होंने अपनी 3 साल कारकर्दगी को और जो PDM की 8 माह की कारकर्दगी है। आपने भी वो खिताब देखा होगा डेफिनेटली। आपको क्या लगा खान साहब ने जो कंपैरिजन किया है वो किस हद तक ठीक है, और क्या ये वाकई 3 साल ऐसी कारकर्दगी थी जो हमारी नजरों से ओझल रही और खान साहब ने देख ली? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। चलो मैं आपको इसके ऊपर एक वाकया सुना देता हूँ। गालबन 13 अगस्त थी 2021, हमें इमरजेंसी में कॉल आई 5-7 जर्नलिस्ट को कि जी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के थे डॉक्टर रजा बाकिर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने रश किया, वो इस्लामाबाद आए हुए थे, 6 बजे उनकी फ्लाइट थी, हमें कुछ 4-4:30 बजे 5 बजे उन्होंने बुलाया, 4 बजे के करीब। तो उन्होंने हमें वहां पे एक खुशखबरी दी कि जी पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है वो तारीखी लेवल पे जा रहे हैं और वो $20 अरब हो जाएंगे। मैं बात करूँ 13 अगस्त 2021 की। ठीक है। तो मैंने वहां पे उनसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब इसमें कितने ऐसे रिजर्व्स हैं जो आपने दूसरे से मांगे हुए हैं और कितने ऐसे, और आपके अगले 1 साल की रीपेमेंट्स कितनी, तो वो सवाल का वो घुमा गए। तो मैं फिर अगले 6 माह उनके इसी जवाब को कि तारीखी रिजर्व्स हैं, वो फिर जब गिरना शुरू हुए तारीखी रिजर्व्स, खासतौर पर जनवरी में आपका कुछ तकरीबन $16.5 अरब पे रह गए थे, जो कि अगस्त में ही वो $20 अरब बता रहे थे। क्योंकि जो पैसा आप उधार लेके जिस तरीके से आप काम करने की कोशिश करते हैं वो पायदार नहीं होता। खान साहब का मसला ये था और आज भी है कि उनके कान में कोई आके बता दे, डॉक्टर रजा बाकिर बता दे, शौकत तरीन साहब बता दे, कोई और वजीर बता दे, उसको वो बिलीव कर लेते हैं क्योंकि उनको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का उस तरीके से पता नहीं है। जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर को पता हो, क्योंकि उनका ये इकोनॉमी उनका अगर फोटे नहीं है दैट्स ओके, लेकिन उनकी टीम को उनको सही गाइड करना चाहिए। पॉलिटिकल गॉसिपिंग से दूर रहते हैं ना, ये तो अब हमें पता लग गया है। और इकोनॉमिक हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं थे। तो वो कह देते थे, उस पे वो शहबाज राना, बहुत अहम मौजू की तरफ आप चले गए जो रिजर्व्स वाला है। हम थोड़ा सा जब तक माजी की गलतियों से सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप उस वक्त भी ऑब्जर्व कर रहे थे, अब भी ये जो एक क्लेम किया जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने तो ऑलमोस्ट लगभग $20 अरब के रिजर्व छोड़े थे, अब वो अगर 5-6 अरब रह गए हैं तो वो पैसा लीक हुआ है, पैसा किधर गया है? आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी स्केड्यूल्ड रीपेमेंट्स थी जिनकी मद में हुकूमत को वो पैसे देने पड़े हैं और वो रिजर्व कम होते गए हैं। क्या ऐसा ही है या कुछ मुख्तलिफ किस्सा है इन रिजर्व्स के कम होने का? वाकई पैसा लीक हुआ, इधर उधर गया? देखिए, ये जो पीटीआई का दावा है कि हमने $16 अरब, $20 अरब, कभी वो $25 अरब का फिगर दे देते हैं, ये दावा उनका झूठा है। अच्छा। जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, गालबन 9 अप्रैल को आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो आप 7 अप्रैल का फिगर ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, तमाम न्यूज़पेपर्स में वो फिगर छपा हुआ मिल जाएगा। जो रिजर्व ये छोड़ के गए थे तकरीबन $11 अरब, 10.9। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, जब इनको कन्फ्रंट किया जाता है कि जी ये देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नंबर्स, तो ये कह रहे हैं, वो आगे से जवाब ये देते हैं कि जी हम उस डेट से रिजर्व्स का नंबर आपको बताते हैं जिस डेट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। अच्छा। अब इसके फिर भी अगर वो डेट भी ले लें, जो कि मैं नहीं लेता, तो वो नंबर भी इनका गलत है। अब आ जाते हैं बात के ये अगर ये बात इनकी हम मान लें कि जी हम 1 मार्च का नंबर लेंगे 2022 का, तो फिर 1 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक इन्होंने कोई 900 अरब रुपए के इन्होंने फैसले किए थे इक्तिसादी राब्ता कमेटी। तो क्या वो फैसले भी गलत थे? क्या जो वो 40 दिन का पीरियड है कि उस पीरियड में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सद के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल किया, हाउस इस्तेमाल किया, वज़रा ने गाड़ियां इस्तेमाल की, दौरे किए, वो खर्चा भी वापस कर दें, फिर हमें बता दें फिर मार्च 2022 का इनका नंबर लेने को तैयार है। फिर अगर ये तमाम लोग आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, सियासी स्टेटमेंट्स देते हैं मईशत को लेकर। अच्छा, इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, गवर्नमेंट इस वक्त जो बात करेगी जी बचत करनी है, मैंने शुरू में भी बात की, आप तो ज्यादा क्लोज सर्किट्स में होते हैं तो आप बेहतर देखते हैं इस मामले को, खासतौर पे फेडरल कैपिटल के अंदर हुकूमत अवाम पे तो बोझ डालती है कि लाइटें बंद कर दें, 8 बजे दुकानें बंद कर दें, होटल बंद कर दें, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, अपने PSOs, अपने हुकूमत के अंदर और हुकूमती दफातर के अंदर चलने वाले जहाज जितने बड़े बड़े विंडो एसीज हुकूमत बंद नहीं करती, अपनी 8-8 करोड़ की गाड़ियां कम नहीं करती। इस पे क्या ये IMF जैसे इदारे उनके नाला होने की एक वजह ये भी है शहबाज राना कि हुकूमत खुद से वज़रा कोई ऐसी पिक्चर नहीं दिखाते और एज ऑफ सेट के सबसे बड़ी कैबिनेट इस वक्त मौजूद है, तो इस पे क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर तवज्जो देते, इस पे क्यों नहीं इंप्रूवमेंट लेके आते? और ये सूबों में भी ऐसा ही है।
देखिए ये जो कल कुछ उन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं, इसको मैं दो इसके जवाब दूं। नंबर 1, क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए? हमें अर्ली माफ कीजिएगा, हमें अर्ली उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। ये मैं इस चीज के हक में हूँ एज अ पर्सन। इसका इकोनॉमी से भी मैं इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, वहां पे आपको 7 बजे आप होटल में ठहरे नीचे उतरते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए जगह जरा मुश्किल से, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि जी क्या इन इकदामात से पाकिस्तान दिवालियों से बच जाएगा? ये अगेन हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के इकदामात से कुछ नहीं होता। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा सीवियर हैं। जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि 76 अरकान की काबीना है, जिसमें आधे तकरीबन 35-36 या कितने तो मामले खसूसिया उनको देने के लिए गाड़ियां नहीं है और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ के उनको दी जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत सिर्फ एक काम कर ले, मैं मान लूंगा कि हुकूमत वाकई संजीदा है। मैं दुनिया की बहुत से डेवलप कंट्रीज में गया हूँ, आपको भी जाने का मौका मिला होगा। एक यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी के मिनिस्टर मुझे 3 माह स्टे करने का मौका मिला ट्रेनिंग के चक्कर में। उनकी जो वजीर थी इकोनॉमी की, वो सुबह 8:30 बजे आती थी और 4:30 बजे चली जाती थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 3 माह मुसलसल। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत है वो एक काम कर ले, जो भी ऑफिस टाइमिंग है 8:30 है, 9 है, 9 to 5 ये काम करे, 5 बजे लाइटें बंद करी घर चले जाएं। ये 10-11 बजे दफ्तर आते हैं, रात को 12 बजे बैठ के हमें बताते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, हम 18 घंटे में बैठे रहते हैं। मुझे इनकी ये एफिशिएंसी नहीं चाहिए। यहाँ पे रिजर्वेशन करनी है ना तो करें ना। आपका इस तरह के लाइफस्टाइल जो हुकूमत खुद प्रमोट कर रही है, उसे ना सिर्फ इन एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि वो सरकारी मुलाजिमीन जिनकी अपनी फैमिली है, जिनकी अपने प्राइवेट लाइफ है, वो इन्होंने तबाह कर दिया है। बहुत सारे ऐसे गुजरा है जिनकी उनके जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जो स्टाफ है, वो बेचारे मेरे से गिला करते हैं कि जी इस वजीर की वजह से हमारे बच्चों और शहबाज राना 12 बजे तक बैठने का ये मतलब है भी नहीं कि काम ही हो रहा है। अच्छा नहीं, ये दिखाया जाता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आप एक बड़े सीनियर सेक्रेटरी हैं अभी भी फेडरल गवर्नमेंट में, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जितने भी अर्ली उठे उनसे पहले वो दफ्तर आ जाते हैं। आपको पता है वो इसलिए दफ्तर आते हैं, हालांकि उनकी मिनिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए दफ्तर आते हैं कि वो आके प्राइम मिनिस्टर को मैसेज कर दें, या प्राइम मिनिस्टर की अगर कॉल है तो कहें जी कि मैं तो 7:30 बजे दफ्तर बैठा हुआ हूँ। वो काम करना चाहते हैं, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बताना चाह रहे हैं कि मैं आपसे अर्ली ऑफिस और काम बहुत हो रहा है। ठीक है, में नाम लिखवा रहे हूँ। शहबाज साहब, दूसरी जानिब अभी आपने खुद बात की कि तहरीक हुकूमत अगर छोटी छोटी जो चीज़ें हमें बता रही है जो कि उनके मुताबिक बहुत बड़ी हैं कि इससे हम इकॉनमी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें, उनकी 3 साल कारकर्दगी की, तो कोई रोड मैप उनके पास नहीं था, कोई प्लान नहीं था जब वो हुकूमत के अंदर आए थे। और ऐसा ही बज़ाहिर हमें इस हुकूमत के हवाले से लग रहा है कि इनके पास कोई प्लान, कोई एक डायरेक्शन या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि किस तरह से इसको बेहतर करना है। आपको लगता है कि अब ये जो हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर तनकीद करती हैं, क्या इनकी ये तनकीद इस हद तक जायज़ है? क्योंकि अगर कोई प्लान ही नहीं है तो फिर आप किस बात के ऊपर लोगों को या आवाम को, जो टैक्स भी देती है, हर तरह से कॉपरेट भी करती है, उसको ख्वारी के इस आपने झमेले में डाला हुआ है? देखिए, इमरान खान साहब ने पीटीआई की सियासत की और पीटीआई से ज्यादा उन्होंने अपनी जात की सियासत की, तकरीबन 4 साल जितना भी उनका टाइम था। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पीडीएम की, और पीडीएम से ज्यादा वो अपनी जात की और अपनी पार्टी की सियासत कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दोनों बड़ी पार्टीज के पास जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निकालने के लिए इसको कोई उनके पास देरपा हल नहीं अगर है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि आईएमएफ आपके पास सोल्यूशन है, तो उस पे वो अमल इसलिए नहीं कर रहे कि उनको लगता है कि उनकी सियासत इससे खत्म हो जाएगी, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट से गारंटियां मांगते फिर रहे हैं जी कि हमें 1 साल और दे दिया जाए, किसी तरीके से असेंबलियों की टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए, तब हम मुश्किल फैसले करेंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये जो वोटर्स हैं उनको ये सोचना है कि वो किन को वोट करते हैं। ठीक है, इस किस्म की लीडरशिप के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप पंखे बंद कर लें, आप किसी को फैमिली प्लानिंग का मशवरा दे दें 8 बजे का, आप कुछ कर लें, इससे पाकिस्तान दिवालिया होने से नहीं बचेगा। आपके प्रॉब्लम्स इतने सिवियर हो चुके हैं कि सऊदी अरब से भी, चीन से भी मांगने से जो मुसीबत है वो 3 माह टल जाएगी, जो आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक। तो मुख्तसरन अब जाते जाते जस्ट गॉट 30 मोर सेकंड्स, बता दीजिए शहबाज राना, क्या कोई अहम शख्सियत किसी अहम मुल्क का दौरा करने जा रही है? कोई मजहबी फरीज़ा भी हो सकता है या वैसे, और हम कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर? आपके पास इनसाइडर्स होती हैं, सो क्या है? वो शायद आज या कल चले जाएंगे। बात ये है कि कुछ भी वहां से मिले वो 2-3 माह में खत्म हो जाएगा। तो क्या ठीक
ठीक है, ये हल नहीं है, ये हल उसके बाद क्या है? ठीक राइट शहबाज राना, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज कीप कमिंग। हम अच्छा लगता है आपसे तजिया लेना, यकीनी तौर पे उसके अंदर मालूमात भी होती है तजिए के साथ साथ जो हम तक पहुंचती है। सुन रहे थे आप इस वक्त इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, और दूसरी जानिब हुकूमत ने जो मेजर्स लिए हम कतई तौर पर उसके मुखालिफ नहीं है, बेहतरीन मेजर्स हैं। एज शहबाज राना सेट के गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी काम से वापस जाइए, लाइफ साइकिल को फॉलो कीजिए, बिजली बचाइए, लेकिन इस कुछ खुद भी मिसाल कायम करें ना हुकूमत। और जो स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने दी जिसका हमने तस्करा किया, हमने कहा जाते जाते आपको सुना ही देंगे। उन्होंने क्या उन्होंने कहा जी 8 बजे जब हम दुकानें बंद करेंगे तो आबादी भी कम बढ़ेगी, बच्चे कम पैदा होंगे। ये आपने सुनना है। सुनिए जरा। आप देखें मैंने भाई साहब जहाँ पे आप देखें मैंने भाई साहब जहाँ पे आप देखें मैंने भाई साहब। ठीक है, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से, मुसलसल ही कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। 5 दिन का टेस्ट है, 5 दिन तो बात करना बनती है। मैं तो टेस्ट मैच अगर टीम पहले 4 दिन हो जाए तो वो एक अलग बात है। खैर आप बोलें, चूंकि मैं चाहता हूं मैं नहीं बोल रहा, मुझे पहले बोरियत होती है। अच्छा, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में चले, मैं आपको ये जब भी अच्छी खबर नहीं होती अरुणा सर नहीं देती जी अच्छी खबर, सिर्फ अच्छी खबरें देती हैं, उससे कुछ नहीं होता। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। 309 रन से खेल का आगाज किया था, 345 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए, और फिर हेनरी और पटेल साहब ने मतलब मैजिक दिखा दिया। तो वो पटेलिज्म जो है टुक न्यूजीलैंड टू 104 मोर रन्स, और इस तरीके से 449 रन पे वो इनिंग जो हमें लग रहा था 300 साढ़े 300 के आसपास लपेट दी जाएगी, 449 रन पे पहुंच गई। अबरार 4 विकेटें वंस अगेन लेने में कामयाब हुए। दूसरी जाने पाकिस्तान आया दोबारा से, अब्दुल्ला शफीक ने कोई तब्दीली नहीं लाई, उसी तरीके से 19 रन पर बाउंड्री लाइन पर कैच दिया। वो क्यों ये कैच देते हैं ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा। आई मीन उनका गेम पैटर्न क्या है, व्हाट डज ही वांट टू डू? प्रेशर पुट करना चाहते हैं अर्ली ऑन आके, क्या पीछे 4 दिन का खेल नहीं बाकी? ये सारे सवाल है। खैर मजीद अगर शान मसूद की बात करें तो उन्होंने एजाज पटेल को 1 ओवर में 3 चौके भी लगाए, चौथा चौका लगाने के चक्कर में फिर माशाल्लाह आउट भी हो गए। बाबर आजम 24 रन बना के ड्रामाई अंदाज में रन आउट हो गए, जिसपे कल बहुत जबरदस्त मीम्स हमने देखी सोशल मीडिया पे कि जब इमाम वापस आएंगे तो बाबर उनसे कैसा सलूक करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इट वाज ओके। अच्छा जी, ये सारी जो ड्रामा कल हमने देखा ग्राउंड के अंदर, उस पर हम तज्जिया लेंगे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। वैसे तो टेस्ट मैच के ऊपर मैं बात करते हुए ना 5 दिन बात करते हैं हम आपके साथ, तो मैं बोर हो जाती हूँ, लेकिन स्टिल ये जो कल हमने देखा है खालिक साहब से ही नहीं मैच से मैंने आपको नहीं कहा। तो ये जो आपने कल ड्रामा देखा है कराची स्टेडियम में, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आप बोर ना हो इसीलिए वो मैच रोटेट करते रहते हैं ना, कभी मैं कभी इकबाल भाई कभी कोई और। लेकिन आप अरविंदा, आप जैसे लोगों की वजह से ही ना ग्राउंड खाली होता है। आप लोग टेस्ट मैच को पसंद ही नहीं करते, फिर कोई मैच देखने नहीं जाता, फिर आप कहते हैं ग्राउंड हमारी वजह से जंगले आते हैं। अच्छा, खैर मैच में ये पाकिस्तान टीम ने बहुत ही खराब बॉलिंग की। मैं तो ये कहूंगा कि मतलब 100 से ज्यादा रन की शराकत आप आखिरी विकेट के लिए बना लें, क्या कह सकते हैं इसमें। जैसे हमारी अभी बात हो रही थी आपसे आने से पहले कि नसीम शाह ने क्या कहा था कि 350 तक आउट करेंगे, और वो अपनी बात पे कायम थे, लेकिन फिर आखिरी विकेट के लिए आप जब इतनी बड़ी शराकत बनवा देंगे तो कैसे चलेगा काम। और फास्ट बॉलर्स हमारे मुकम्मल नाकाम हैं। एक तरफ आप देख लें नसीम शाह, उन्होंने खैर विकेटें ली, मीर हमजा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो अनलकी भी साबित हो रहे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी इतनी खास अभी तक नजर नहीं आई। मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक मुझे उन्होंने मायूस किया है। हसन अली ने कमबैक किया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि फिर वो फ्लॉप रहे एक दफा। हमारे में असल में यार टैलेंट नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है कि जब कोई बाहर होता है हमें बहुत अच्छा लगता है, जब वो टीम में आता है तो हम कहते हैं यार ये भी फारिग है। अबरार विकेटें तो ले रहे हैं अबरार, लेकिन रन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो बॉलिंग हमारी मुसलसल फ्लॉप है, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग में। हमें क्या हम सिर्फ शाहीन आफरीदी के लिए ही खेल रहे हैं कि भाई शाहीन आफरीदी होगा जितवाएगा और वो करेगा, क्या दूसरे पेसर जो है उनको कोई काम नहीं है? ये चीज देखनी पड़ेगी कोचिंग को। हाँ, ये आपने कोचिंग का नाम ले लिया। कहीं ना कहीं कोई बुनियादी मसला तो है। वो कहते हैं गाड़ी का इंजन अगर आवाज लग जाए कुछ एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट तो होता है। अब वो मैकेनिक पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना जल्दी निकालता है और फिर उसको ठीक भी करता है। मुझे नहीं पता
कि इस क्रिकेट वाले इंजन का मैकेनिक कौन है? क्या चीफ सिलेक्टर मैकेनिक है? पहले हम और आप मिलकर तनकीद करते रहे लैपटॉप सिलेक्टर के ऊपर, अब तो चीफ सिलेक्टर भी हमारे तब्दील हो गए, चेयरमैन भी तब्दील हो गए, सब बदल गया, हालात नहीं बदले। सब बदल गया। रिजवान मैच नहीं खेल रहे, इतनी बड़ी तब्दीली भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद वी आर स्ट्रगलिंग। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो है सलीम भाई। देखिए, अगर गाड़ी बार बार खराब हो रही है तो मैकेनिक बदलना चाहिए। रूट कॉज तो फिर वही होगी ना, क्योंकि बार बार अब देख रहे हैं कि उसी तरह की गलतियां कर रहे हैं और वही कुछ हो रहा है। सकलैन के बारे में देखें, पहले भी मैंने ये बात बोली थी ऑन एयर, भी आज बोलता हूँ कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं कि मतलब आपको मोटिवेट कर देंगे, ऐसा करो ऐसा करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन एज अ कोच, हेड कोच जो है ना, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर लेने की अहलियत नजर नहीं आई। असिस्टेंट कोच बना दें, स्पिन बॉलिंग कोच बना दें, तो किसी के साए में रह के काम कर लेंगे। जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो वो नाकाम रहे। मेरे ख्याल है ये लास्ट सीरीज है उनकी। अच्छा। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। और नए बोर्ड और नए चीफ सिलेक्टर के आने के बाद एक तो अच्छी चीज हुई, हम लोग 4 लगातार टेस्ट हार गए थे, पिछला मैच ड्रॉ हुआ। चलिए अगला शायद जीत ही जाए। ये तब एक ड्रॉ हुआ, फिर अगला जीते। अच्छा सलीम साहब, जीतना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा सलीम साहब, दूसरी जानिब कल बाबर आजम के रन आउट के हवाले से हम बात करते हैं। आप ना हंसा करें, आप, मैं जब सवाल करने लगती हूँ आप हंसने लगते हैं। नहीं, आप ऐसी चीज में शौक होती है ना कि मुझे हंसना पड़ जाता है। मतलब ठीक है, नहीं आप कर लें, मैं नहीं कर रही। अच्छा सलीम साहब, दूसरी जानिब कल बाबर आजम, आपका सवाल वैसे बाबर आजम आउट हुए थे, रन आउट हुए थे, बताएं। देखिए, बाबर आजम को शायद रन आउट से इश्क हो गया, 6ठी बार रन आउट हुए हैं वो, और मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा जब से वो क्रिकेट में आए हैं तो वही रन आउट हुए हैं। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। टॉप बैटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर की, अक्सर ऐसा होता है और फिर तीसरा रन लेते हुए आप आउट हो रहे हैं। और इमामुल हक, जिसके साथ बचपन से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसके इशारों से, पलकों के इशारों से आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये तो मैं, और टेस्ट मैच में रन आउट का मैं तो कहता हूँ क्राइम है, जुर्म है ये। ऐसी सूरत हाल में जब हमें बाबर से जरूरत थी कि वो एक बड़ी इनिंग खेलेंगे, सेंचुरी बनाएंगे, डबल सेंचुरी बनाएंगे, टीम को मुश्किलात से निकालेंगे, रन आउट हो रहे हैं। और आपने दूसरों को भी देखा होगा, अब्दुल्ला शफीक को, और आपने देखा होगा साथ में शान मसूद को भी देखा होगा, ये लोग इस तरह खेल रहे थे कि जैसे जल्दी है, बहुत जल्दी है। आपको पता है, हम जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, हम बड़े जज्बाती भी हैं ना, तो हम बड़े जज्बात रिलेट कर लेते हैं क्रिकेट से। ऑन ग्राउंड क्रिकेट ओबियसली मुख्तलिफ होती है। तो कल कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे रिजवान होता तो कप्तान की कुर्बानी कभी ना देता, खुद रन आउट हो जाता, यानी खुद जान दे देता, लेकिन इनको बचा लेता। आपको कोई ऐसी चीज फील हुई इमाम को कि इमाम ने गलत किया? हालांकि इमाम खुद माशाल्लाह अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं और बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट है काफी। देखिए, जो क्रिकेट होती है उसमें अगर कोई टेल एंडर हो ना, तो वो कहता है कि यार कैप्टन है, चलो मैं इसको अपनी विकेट की कुर्बानी देके उसको बचा लो। लेकिन इमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और बड़ी अच्छी फॉर्म में है आजकल, तो फिर वहां तो जाहिर है थोड़ा सेल्फिश बनता है, वो कहता है कि यार मैं अपनी विकेट बचाऊं। इसमें ये सोशल मीडिया का तो आपको पता है ना, बाबर के फैन है सारे, उनके पीछे पड़ गए होंगे। लेकिन एज अ प्लेयर जो है वो इमाम यही सोच रहे होंगे यार मेरी भी अच्छी फॉर्म है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई टेल एंडर होता तो शायद कुर्बानी दे देता। लेकिन इन लोगों को देखना पड़ेगा, खासतौर में बाबर आजम को सोचना पड़ेगा बार बार रन आउट हो क्यों रहे हैं। हालांकि इज अ वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा, एक और बात, रिजवान नहीं खेले, सरफराज आ गए, 100 भी कर गए, ठीक है, बड़ी तब्दीलियां भी आ गई, नहीं आए तो कराची के लोग नहीं आए मैच देखने। क्रिकेट बोर्ड ने टिकट तक माफ कर दिए, नहीं आए। आप हमें यहाँ पे गिला करते हैं, लेकिन आपके अपने लोग, क्रिकेट टीम आ गई, क्रिकेट टीम आ गई, न्यूजीलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, लोग नहीं आए। सलीम भाई देखिए, बात ये, पहले तो हम सरफराज की बात कर ले। सरफराज का कमबैक हुआ, उन्होंने दोनों इनिंग में 50 बनाई, बड़ा अच्छे खेले, लेकिन विकेट कीपिंग में बड़े मौके जाया किए। दूसरा टेस्ट हुआ, अच्छा किया वैसे, कल अच्छा खेले पहले, हाँ मैच से पहले ऑप्शनल खुद ही गए, ट्रेनिंग की अकेले की, उसका कल नजर आया, उन्होंने बड़ा अच्छी विकेट कीपिंग की। तो अभी तक ऐसे कि रिजवान की कमी अच्छी तरह वो पूरी कर रहे हैं। और क्राउड नहीं आए तो देखें, जो सोच अर्मिला की है उस तरह की बहुत सारे लोगों की सोच है। मैंने ऐसा नहीं कहा सलीम साहब, मेरे पे ना प्लीज कि टेस्ट मैच देखने क्यों जाए। फिर दूसरा, एक और बड़ी अहम वजह वो ये है कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ में बहुत ज्यादा तामीरी काम चल रहा है, जिसकी वजह से अगर मैच ना हो तो भी ट्रैफिक बहुत देर तक जैम रहता है। अच्छा। फिर लोग टेस्ट मैच देखने के लिए आए, 2-2 घंटे में पहुंचे, वहां पे कोई फैसिलिटी आपके लिए है ही नहीं। तो फिर मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं यार मुफ्त गया, अगर आप 500 रुपए भी दोगे ना
क्या हो 500 रुपए देंगे मैच देख लो, तो भी लोग शायद इन शॉर्ट इसमें मेरी गलती नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है। नहीं, मेरी गलती नहीं है। वन ऑफ द रीजन ये है, लेकिन टेस्ट में इंटरेस्ट भी लोगों का। अच्छा, अब आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पे हमने बहुत डिस्कस किया है और डेली बेसिस पे हम करते रहेंगे, क्योंकि विकेट जो टाइम गुजरता रहता है। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलनी होगी और उस पे पाकिस्तान के लिए ट्रबल हो सकता है, लेकिन अब मौजूदा विकेट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैच होने जा रहा है? कोई फैसला भी हो सकता है, फैसला कुन भी होगा, या विकेट ये बता रही कि शायद ऐसा ना हो जैसे पिछले मैच में हुआ? बिल्कुल फैसला हो सकता है और हमारे ऊपर खतरात के बादल जो है मंडला रहे। पाकिस्तानी टीम अगर जिम्मेदारी से नहीं खेली तो मैच हाथ से भी निकल सकता है। अभी जो हमारे बैटर्स बचे हैं उनको चाहिए बड़ी इनिंग्स खेले, और खासतौर पे इमाम अच्छी फॉर्म में है, सरफराज ने भी पहले अच्छा खेले थे, इन लोगों को फिर सलमान है, काफी देखना पड़ेगा इन लोगों को कि टीम को मुश्किलात से निकालना है। पहले फॉलो ऑन का खतरा टालें, उसके बाद कोई लीड ले, इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन बचने का यही चांस है। अगर हम लोगों ने इसी तरह विकेटें गंवाई और खुदा ना खास्ता फॉलो ऑन हो गया हमें, या हमें ज्यादा खसारा हो गया 150 रन का, 200 रन का, तो ये मैच हमारे गले पड़ सकता है बॉस। ठीक कह रहे हैं आप सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया फॉर दिस क्रिस्पी एंड क्रंची काइंड ऑफ एनालिसिस विद आवर क्वेश्चंस। आई होप जी आपने एंजॉय किया। हम इसको लाइट जरा ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि क्रिकेट पे अब क्या हम सीरियस इतना, इकोनॉमी पहले हमें परेशान रखती है। एक वाहिद क्रिकेट तो है जो हमें खुश करती है, और दुनिया में एक वाहिद फुटबॉल तो है जो लोगों को खुश करता है, जहाँ पे पूरी दुनिया में इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कसाद बाजारी बहुत ज्यादा है। वहां पे एक है सितारा जो कि चमक रहा है भाई, वर्ल्ड कप में हार के भी चमक रहा है। और कल तो उसने कहा कि आई एम डन विद एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू इन यूरोप। अब यूरोप में मेरा रोल खत्म हो चुका है, मैं सब कुछ कर चुका हूं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जेंटलमैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि इस वक्त फुटबॉल के वॉल के उफक पर एक रोशन सितारे की तरह मौजूद है। और क्या कमाल उनका वेलकम किया गया, और ये मनाजिर जरा देखिए ना जिस तरीके से कल सऊदी अरब ने उनको वेलकम किया। बिल्कुल फैमिली के साथ रियाज पहुंचे, शायकीन ने दिल खोल के वेलकम किया। फुटबॉल स्टार जो सुपरस्टार कहें, अल नस्र क्लब के साथ इनका जो मुआहिदा हुआ था उसके बाद ये रियाज पहुंचे हैं और अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। हमने आपको पहले भी बताया था कि इनके बिलबोर्ड्स लगाए गए, रूडीज लगाई गई कि इनको वेलकम किया जाए, लेकिन अब कल जब ये पहुंचे हैं तो क्या शानदार इस्तकबाल हुआ है। आपको फायरवर्क्स भी नजर आ रहे हैं, आपको 7 लोगों का। बहुत कम लोगों की जिंदगी में, किसी इंडिविजुअल की जिंदगी में ये होता है कि उसकी कहीं पे जाना एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सो इज विद रोनाल्डो राइट नाउ। और जिस तरीके से उनको अरब दुनिया के अंदर वेलकम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की फुटबॉल की जो फ्यूचर है वो तब्दील होने है। इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये आप एक ब्रेक लें क्योंकि ब्रेक जरूरी है। अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में बसारत से महरूम अफराद हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का यौम पैदाइश मनाते हैं। कम सिनी में बनाई से महरूम होने वाले लुइस ब्रेल ने 1824 में उभरे हुए नकात के जरिए बसारत से महरूम अफराद के लिए खुसूसी ज़बान ब्रेल मुतारिफ करवाई, और ये 6 उभरे हुए नकात पर मुश्तमिल है और जिसे 36 मुख्तलिफ इश्काल के जरिए दुनिया की बेशतर ज़बानों में मवाद तहरीर किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये लैंग्वेज यूज़ होती है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है बसारत से महरूम अफराद के लिए। बिल्कुल, और इस दिन पर उनको खिराज तहसीन भी पेश किया जाता है। और इस खबर के साथ एक मैसेज ये भी है कि वो तमाम लोग जो किसी और स्पेशल एबिलिटी के साथ इस दुनिया में हैं, उनमें देखने की सलाहियत ना हो, सुनने की ना हो, चलने की ना हो, उनका ख्याल रखिए उनको। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें फरियाल राना हमें खिला रही हैं लच्छेदार पराठे सुबह सुबह। नाजरीन, वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे नाश्ते करवाए हैं, लेकिन आज मैं आपको नाश्ता करवाऊंगी चाय पराठा का। नाजरीन, आज मैं आई हूँ फैसल टाउन मून मार्केट में, जहाँ पर है क्वेटा महफिल चाय पराठा वाले। इनकी खास बात तो ये है कि ये बहुत सारी किस्म के चाय और पराठे जो हैं वो सर्व करते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसा टेस्ट ये क्वेटा में तैयार करते हैं सेम वैसा ही लाहौर में ये सर्व भी करते हैं। आइए चलकर देखते हैं ये कितनी किस्म के चाय और पराठे सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कौन सा नाश्ता मंगवाया यहाँ पर? मैंने पराठे का नाश्ता जो है इनका बहुत अच्छा है, इनकी चाय भी बहुत अच्छी है। कौन सा पराठा और कौन सी चाय आपने मंगवाई है? मैंने इनसे एक सादा पराठा मंगवाया है और चाय बगैर चीनी के चाय मंगवाई है जी मैंने इनसे। मैं ज़्यादातर तो आलू का पराठा जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। घर के पराठों में और यहाँ के पराठों में आपको क्या फ़र्क लगता है? यहाँ का जो पराठा है वो जदीद किस्म का पराठा है। घर का तो जो पराठा है वो एक सादा
सिंपल सा जो है वही पराठा है। अब कहाँ से आए? कोयटा से आया हूँ। अच्छा, आपने क्या नाश्ता किया यहाँ? यहाँ पे मैंने पराठे मंगवाए और चाय मंगवाए, चने मंगवाए, बहुत मज़े के थे। आपको लगता है कि जैसे कोयटा में टेस्ट है पराठों का, सेम वैसा यहाँ पर है लाहौर में? जी जी, सेम हुआ इसी तरह है जो कोयटा में मिलता है, ये भी वही कोयटे के लोग यहाँ पे बना रहे हैं सेम उसी तरह। अच्छा, आप कौन सी चाय पी रहे हैं यहाँ पे? मैं सब चाय पी रहा हूँ, वो चाय जो कोयटा पे मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली टोबा टेक्सिंग से हूँ, लेकिन लास्ट 10 ईयर से लाहौर में हूँ, तो फिलहाल मैं जोहर टाउन से स्पेशल यहाँ पे आता हूँ। आपने कौन सा नाश्ता किया यहाँ से? मैंने यहाँ से हाफ फ्राई, पराठा और चाय। जो अमूमन लोग होते हैं दूसरे सिटी से, तो वो लाहौर में आते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि निहारी पाए वगैरह खाया जाए, लेकिन आपने पराठा खाना ही क्यों पसंद किया? घर में पराठे की आदत थी, शुरू से देसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं पराठा ही मोस्टली नाश्ते में खाना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए स्पेशली आता हूँ जोहर टाउन से, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे टेस्ट मिलता है वो बिल्कुल होम किचन की तरह का है, कि पराठा आपको एग पराठा चाहे जो भी है ना, वो इसी तरह लगता है जैसे अपने घर के किचन में बना हुआ है। अच्छा, वैसे लच्छेदार जो पराठा होता है वो बनाने में बड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है, वो अमूमन लोगों से बनता नहीं है, तो आपको क्या खास बात लगी इनके लच्छेदार पराठे की? मैंने तो जितनी जगहों से भी लच्छेदार पराठा ट्राई किया ना, हमेशा मैंने कोयटा या KPK के लोगों के रेस्टोरेंट से ही ट्राई किया, क्योंकि हम जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते थे तो हम वहाँ पे ज़ाहिर बात है जब जाके उनका नाश्ता प्रेफर करते थे, तो मुझे बड़ी देर से इस चीज़ की जुस्तजू थी कि ये चीज़ लाहौर में भी स्टार्ट हो। जब से ये लोग आए हैं तब से मैं इनके अलावा और किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि इनका जो बनाने का ट्रिक और पैटर्न है वो सबसे डिफरेंट भी है, और इनका जो टेस्ट है वो सबसे डिफरेंट और यूनिक है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सैयद सिराजुद्दीन साहब। आप मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते? तकरीबन 10 साल हो गया, पहले जो 10 साल से काम कर रहा है। आपने ये नाम कोयटा महफिल चाय पराठा ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? कोयटा में फल 6 पराठा इसलिए रखा है, जो हम लोग कोयटा रहने वाला है, जो वहाँ भी 5-6 किस्म पराठे होता है, उसे लच्छेदार पराठा होता है और 5-6 किस्म 6 होता है, इसकी वजह से कोयटा में फिर 6 पराठा रखा है। अच्छा, तो कितनी किस्म के पराठे जो हैं आप तैयार करते हैं यहाँ पे? तकरीबन 6-7 किस्म पराठे होता है। लच्छेदार चीज़ पराठा हो गया, चीज़ पराठा है, आलू चीज़ है, चिकन चीज़ है, पिज़्ज़ा पराठा है, ये बनाते हैं। और चाय कितनी किस्म की बनाते हैं यहाँ पर? 6 भी तकरीबन 7-8 किस्म 6 होता है, उसमें गुड़ वाला 6 वाला होता है, कश्मीरी 6 होता है, दूध पत्ती 6 होता है, सादी होता है, कॉफ़ी 6 होता है, सब 6 होता है। और सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो किस चाय की है? यार अक्सर लाहौरी जो है यहाँ पे गुड़ वाला चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो जब सर्दी होता है कश्मीरी चाय की चाय के साथ चॉकलेटी चाय भी होता है। क्या आप कावे भी बहुत सारी किस्म के बनाते हैं, वो कौन से बनाते हैं? कावा जो होता है वो एक सलेमानी का वो होता है, एक दूध का वो होता है, एक सब्ज़ का वो होता है, ये 3 किस्म कावे के जो हम लोग बनाते हैं। लाहौरी कौन सा कावा ज़्यादा शौक से पीते हैं? वो सब्ज़ कावा, पेशावरी कावा उसको कहता है, वो ज़्यादा से वो पीता है। अच्छा, और जो पराठे हैं लोग ज़्यादा कौन सा पराठा खाना पसंद करते हैं? सुबह के टाइम जो होता है लच्छेदार चीज़ पराठा हो गया, आलू पराठा हो गया यहाँ पे, और शाम के टाइम जो होता है वो चिकन पराठा हो गया, चीज़ पराठा हो गया, ये ज़्यादा बिकता है। पराठा आप कौन से आटे का बनाते हैं? पराठा जो है वो पैन आटा से हम लोग बना के देता है, सफ़ेद पैन आटा। खास बात क्या है आपके पराठे की? आटे के साथ जो है हम लोग अंडे मिला के उससे पराठे बना के देता है। ज़ाहिर बात जो कोयटा में ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो पराठे होता है, वो इसलिए यहाँ पे बना के देता है। आप काम कितने बजे शुरू करते हैं? हमारा काम 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे चलता है। लोग ज़्यादातर पराठा सर्दियों में खाना पसंद करते हैं या गर्मियों में? नहीं, तो यहाँ पे सर्दी में ज़्यादा पसंद करता है। नाजरीन, मेरे लिए आलू का पराठा, चिकन पराठा, चीज़ पराठा और चॉकलेट पराठा आ चुके हैं, इसको टेस्ट करते हैं। नाजरीन, ये पराठे बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है और वक्त है सेगमेंट निकली तेरी तलाश में का। किताब ज़ेरे गौर ज़ेरे बहस है ए ग़ज़ाल शब, मुस्तनसर हुसैन तारड़ एंड वक़ार मलिक के साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनके नावल ए ग़ज़ाल शब पर गुफ्तगू हो रही है और ए ग़ज़ाल शब जो है उसने पूरे एक अहद को समेटा है अपने अंदर। बहुत ही कमाल नावल है। तारड़ साहब से गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला जारी करते हैं। पहला सवाल सर ये है कि इस नावल में एक किरदार कहता है कि मैंने पीपल्स पब्लिश हाउस के मलिक रऊफ साहब के तवस्सुत से मुकम्मल
क्लासिकी रूसी अदब पढ़ चुका था। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस और ये जो मलिक रऊफ साहब का आपने जिक्र किया, इनके बारे में कुछ बताइए कि ये उस पूरे वो जो अहद था तरक्की पसंद, जिसमें अदब था, जिसमें बहुत ज़्यादा तराजिम हो रहे थे रूसी अदब की भी, तो ये पूरे एक तो दौर और फिर स्पेशली ये जो आपने अपने किरदार से करवाया है पीपल्स पब्लिशिंग हाउस और मलिक रऊफ साहब के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अब्दुल्ला मलिक के भाई थे। अच्छा। और आप जानते हैं कि वो बड़े कट्टर कम्युनिस्ट थे अब्दुल्ला मलिक, और साथ में ही उन्होंने हज भी किया, और उनका जो हज का सफ़रनामा आया उसका उन्होंने मान रखा है कम्युनिस्ट का हज का सफ़रनामा। तो रऊफ मलिक भी बहुत पढ़े लिखे, बड़े मतलब मुन्नी से मरंज किस्म की शख्सियत थे। जब भी हम जाते थे वही बैठे होते, और माशाल्लाह खासी उम्र पाई। अभी मेरे ख्याल पिछले बरस उनका इंतकाल हुआ, और वही मैंने कहा कि वहाँ से हमें इतनी किताबें मिलती थी कि मेरी मतलब ज़ाहिर के साथ लैनन की स्पीचेस भी होती थी। हमारे जो इंटेलेक्चुअल दोस्त थे, ख़ास तौर पे लैनन की वो जो स्पीचेस की जो कलेक्शंस है, मतलब वो 20 इतनी बड़ी बड़ी किताबें 40 रुपए में आ जाती, तो वो अपनी लाइब्रेरी में सजाते थे ताकि पता चले कि ये बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं। अच्छा, तो हम लिटरेचर ज़्यादा ख़रीदते थे। उन ज़माने में ज़ोए इंसारी होते थे, ठीक है, तो उन्होंने बेशुमार तराजुम किए ज़ोए ने। और बस वो ये था कि भाई ये बड़ी हिम्मत की काम है इतने तर्जुमे करना। आल्दो उसमें थोड़ा सा हमें कुछ अजीब सा लगता था, क्योंकि उनका भावना टोटली लखनवी था। तो वो अगर दस्तवस्की का एक किरदार कहता है अबे वो किधर जा रहा, तो हमें वो अजीब सा लगता है। लेकिन बात और वो परसों तो होगा जहाँ का भी वो शख्स होगा, लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन जी। हाँ, एक और बात, रऊफ मलिक साहब ने ए ग़ज़ाल शब पढ़ा, चुनाचे वो मुझे मिले एक आर्ट की एग्जीबिशन, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे एग्री किया कि आपने जो थीसिस बनाया है, क्योंकि इसमें कुछ है कि भाई दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं कि हमें, उन्होंने कहा कि जी तख्त उछाले जाएंगे, जब राज करेगी खल्क़े खुदा, तो खल्क़े खुदा ने तो राज नहीं किया, तख्त भी उछाले नहीं गया। वो अभी आप देख लें, ठीक है, हम गीत गाते हैं सारा कुछ, ये एक्चुअली वो गा के ही हमने अपनी एनर्जी ज़ाया कर ली, उसके लिए शायद वो तगो-दो नहीं की। तो बहरहाल तो वो कहने लगे कि उसमें क्योंकि जिक्र है उनका रऊफ मलिक का ए ग़ज़ाल शब में, जी बिल्कुल है, तो उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और बाद में किसी तहरीर में हवाला भी दिया। दरअसल जो जिप्सी लोग हैं, ये जो खाना बदोश हैं, ये आपकी अक्सर तहरीरों में आ जाते हैं, बहुत सारे नावलों में, सफ़रनामों में आपने इनका बहुत सारा जिक्र किया। आप कहीं लाशौरी तौर पर आपकी हमेशा से ये ख्वाहिश तो नहीं रही कि एक रिक्शैक होना चाहिए, एक गिटार होना चाहिए और बस इंसान को घूमते रहना चाहिए? मेरे तो ज़हन में बड़ा कुछ आता है। मैं अगर एक ऐसे मुआशरे में होता जहाँ पे मुख्तलिफ पाबंदियाँ नहीं होती, मज़हब की, रिश्तेदारों की, बाल बच्चों की, तो मैं पता नहीं क्या होता। मैं शायद तिब्बत में किसी लामा सरी में मतलब भिक्षु बन के बैठा होता, मतलब आई डोंट नो। लेकिन ये है कि चूँकि ये तो तय है कि मेरे अंदर एक आवारागर्द मौजूद है, मेरी सृष्टि में है, और जिप्सी मेरा एक नावल का भी नाम है। इसमें जो जिप्सी का किरदार है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे बेशतर जो किरदार होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैं फिक्शनलाइज करता हूँ उनको। तो इस जिप्सी की जो आती है अपने रूट्स की तलाश में लाहौर, एक खातून का मुझे टेलीफोन आया, अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रही कि मैं कहती मैं हंगरी से आई हूँ, मैं टूरिस्ट इन पाकिस्तान, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कहती मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं आपकी तहरीरें पढ़ती। तो मैंने कहा कि ये क्या अजीब वो गरीब खातून बातें कर रही है, मैं तो उर्दू में लिखता हूँ। खैर वो आई तो उनके साथ गिटार भी थी, और वो सारा को उठा के आई, मेरी स्टडी में आ गई। तो उन्होंने बताया कि मैं हंगरी से हूँ और मैं इसी तरह ही मैं घूमती फिरती रहती हूँ, जिप्सी। तो मैं बॉम्बे भी गई थी, तुर्की भी गई, 6 महीने हो गए थे निकले उससे। तो मैंने कहा आपने कहा कि आपको मेरी तहरीरें किस सिलसिले में से? कह लगे दरअसल इस्लामाबाद में एक फैमिली के यहाँ मैं 1-2 माह रही। ठीक। तो एक रोज़ को बात हो रही थी कि उनको मैंने बताया कि मैं जिप्सी हूँ, नयाद जो रोमा। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक राइटर है, मेरा नाम लिया, उन्होंने जिप्सी नाम की किताब लिखी है।
तो उन्होंने मुझे वो किताब दिखाई, तो मैंने उनसे फरमाइश की कि आप इसका रोज़ तर्जुमा करके मुझे, तो उन्होंने रोज़ 10-15 सफ़े जो है वो तर्जुमा करके सुनाते थे। तो आई लाइक इट वेरी मच, तो मैं यू आर माई फेवरेट ऑथर, तो इसलिए वो फिर आती जाती थी, मुझे गीत सुनाती थी खाना बदोशों के। और इसमें एक आध गीत जो है वो डायरेक्ट मैंने नकल किया, बाकी मैंने खुद लिखे। अच्छा, ठीक। और उसके ऊपर मैंने बेस की है पूरी इस जिप्सी की। और मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहाँ गई, वापस चली गई या क्या हुआ, लेकिन ये है कि भाई जब भी वो आती थी तो मेरी बीवी कहती थी वो तुम्हारे गाने सुनाने वाली आ गई, क्योंकि उसको गाने का बड़ा शौक था, तो वो गीत गाती थी। तो ये किरदार उस जिप्सी के ऊपर बेस किया। तो तार साहब, ये जो हंगरी के रोमा खाना बदोश थे, ये रोमा खाना बदोश थे जिनके बारे में आपने लिखा है, तो आपने कहा है कि ये असल में बड़े सगीर के ही लोग थे जो किसी वक्त में वहाँ हिजरत कर गए, क्या ऐसा ही था? बेसिकली इसके ऊपर मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं मतलब इतना बुनियादी इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा काम मजीद शेख साहब ने किया है, ठीक है, और मैं उनसे मुस्तार भी लेता रहता हूँ। उन्हीं की तहकीक है सारी के रोम के पास जो रोमा है, ये अपना जिप्सी लोग हैं, उनका जो ब्लड सैंपल लिए गए, डीएनए लिए गए, और यहाँ पे रावी के किनारे आपको पता छप्पर है, यहाँ भी वो जिप्सी रहते हैं, नए मुसलमान हो गए, उनका लेके पता चला कि इनका एक ही है, यानी इट्स द सेम ट्राइब जो मुख्तलिफ दुनिया में। अच्छा, जिप्सीज का मुख्तलिफ तहकीक है कि कोई सरगोदा के भी, शेखोपुरा पे, लेकिन बेसिकली देर पंजाबीज, क्योंकि वहाँ पे स्पेन में जगरनाथा में वहाँ पे जिप्सीज हैं बहुत, तो मैंने उनकी ज़ुबान में गौर किया, उनमें बहुत सारे लफ्ज़ पंजाबी के, तो उसके ऊपर खासी तहकीक हुई है, हिंदुस्तान में भी हुई है, पूरे डिपार्टमेंट हैं जो तहकीक कर रहे हैं। लेकिन एक जो हवाला है तारीखी जो मैं जानता हूँ, इसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, फिलिप हित्ती की, जो यहाँ बैन हो गई। आई फील कि वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्रीज जो है अरब्स की वो फिलिप हित्ती की हिस्ट्री ऑफ अरब्स है। उसमें फिलिप हित्ती ने लिखा है कि हारून रशीद के अहद में उसके कुछ सिपाही आए और उन्होंने कहा कि जी ये लोग वो शातुल अरब या जो अपना ईरान जो भी कह दें जी, वहाँ कश्तियों पे सवार होकर हिंदुस्तान की जानब से आए और यहाँ इन्होंने लैंड किया, तो हम इनको पकड़ के ले आए। और पकड़ के इसलिए लाए कि इनकी ख़वातीन के ड्रेसेस बड़े रंगदार और शौक हैं, वो घाघरे वगैरह। तो उन्होंने फिर ये किया, यानी हित्ती के मुताबिक उन्होंने कहा कि इनको सल्तनत के जो बॉर्डर हैं, तब बजंतीनियन एम्पायर थी, रूस के बॉर्डर या जो भी थे, इनको वहाँ पे आबाद कर दिया जाए। और वो बहुत सारे लोग थे, मतलब 100-200 होंगे या 400, आई डोंट नो। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बॉर्डर बदलते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो आगे बढ़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में दाखिल हो गए। एक दिलचस्प मैं आपको रेफरेंस और दे दूं जो हिट्टी ने लिखा है। वो कहता है कि भाई उसके वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हमने तहकीक की है तो इनकी ज़ात जो है दे आर जाट। अच्छा, उनको वो ज़ाट लिखा हुआ है क्योंकि वो जीम नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझ में एक जिप्सी है तो आप देख लें कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे हुए जाट जो हैं। तार साहब, होलोकॉस्ट में यहूदियों पर जो हुए मजालिम हैं उन पर तो बात होती है, फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन ये जो खाना बदोश थे, रोमा खाना बदोश, इनके बारे में लिखा है आपने कि इन पर भी हिटलर ने बहुत सारे जुल्म किए और बहुत ज़्यादा इनको मारा गया, लेकिन इनके हवाले से कभी ज़्यादा बात नहीं होती। देखें, हॉलोकॉस्ट जो है ये मतलब इतना बड़ा ट्रेजिक अलमिया है, अभी हमारी समझ में नहीं आता जब हम फिल्में देखते हैं कि जिस तरह गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं, उनको जलाया जा रहा है, इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स और बच्चे। लेकिन उसका ये है कि हॉलोकॉस्ट को उन्होंने ज़िंदा रखा, ज्यूज़ ने उसको अपने मोटिव्स के लिए भी इस्तेमाल किया कि हम पे इतना जुल्म हुआ, लेकिन उस जुल्म के बदले में उन्होंने एक और जुल्म किया जो शायद उससे भी बढ़कर था कि उन्होंने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया कि जी हम पे बड़ा जुल्म हुआ। और वो हॉलोकॉस्ट ज़िंदा रखते हैं तो इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है वो जस्टिफाई नहीं होता बल्कि उसका जारी रहता है। तो ये उनकी मजबूरी है और तमाम मीडिया उनके पास है।
उसका मैं अक्सर हवाला देता हूँ कि मसलन एम्स्टर्डम में जो है एन फ्रैंक हाउस है। एन फ्रैंक एक नौजवान लड़की थी, तो नासरीन आए, वो एम्स्टर्डम में भी आए और उसको पकड़ के ले गए। वो डायरी लिखा करती थी। उसका बाप बाद में आया तो डायरी बिखरी हुई थी, उसको ख्याल किया जाता है कि उसको वो कैंप में ले जाके हलाक कर दिया गया। तो डायरी छपी, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो दुनिया की तमाम ज़बानों में ट्रांसलेट हुई। वहाँ पे एन फ्रैंक हाउस है, उसमें आसार हैं, लोग आते हैं, रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने 3-4 कॉलम इस हवाले से लिखे कि हमारी भी एन फ्रैंक्स थी, लेकिन हम उन्हें ज़िंदा नहीं रख सके। उनकी एक थी, उन्होंने ज़िंदा रखी। और वो एन फ्रैंक्स कहाँ थी? वो गाज़ा में थी, वो फ़लस्तीन में थी, वो इराक़ में थी और बहुत सारी जगहों पे थी। गाज़ा पे बमबारी के दौरान 64 चिल्ड्रन डाइड और उनमें कम से कम 5-6 बच्चियाँ जो थी उनके बस्तों में से डायरियाँ निकली। जब वो बिल्कुल ब्लॉकेड था, ये मैं सिर्फ एक इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं तब की बात नहीं कर रहा था जब उनको उनके गांव से निकाला गया या खाली करवा के वहाँ पे आबाद करा के, नहीं, सिर्फ गाज़ा का जो ब्लॉकेड था उसमें। तो वो सारी डायरीज, अरब वर्ल्ड में 1-2 डायरियाँ छपी और मैंने उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तार साहब से, उनकी किताब ए ग़ज़ाल शब पर, जो कि एक पूरे अहद का मंजरनामा है और बहुत सारे सवालात हैं इस नावल के अंदर। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, किरदार हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पर सवाल जो है वो करना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी होती है कि एक्चुअली तार साहब वहाँ पे ये जो किरदार है इसका पस मंज़र क्या है या ये वाक़या उन्होंने क्यों कोट किया। तो ये एक बहुत अच्छी रहनुमाई हो जाती है। तहकीक के लिए बहुत ही मुआविन ये प्रोग्राम साबित हो सकता है, स्पेशली जो लोग अदब के हवाले से या अदीबों के हवाले से तहकीकात करते हैं। ए ग़ज़ाल शब पर गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। और ख़वातीन हीरोज़ हमारी जो बच्चियां, जो फीमेल्स हैं, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग समवेयर और अच्छा करी हो तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी सपोर्टिव है नहीं, लेकिन एक्सप्रेसो है ना। सऊदी अरब में ख़वातीन की जो ख़वातीन फुटबॉलर्स हैं या फुटबॉल है, इसका एक मेला सजने जा रहा है और कौमी टीम ने भी इसके लिए मुकम्मल तैयारी पकड़ लिया। इसमें 4 ममालिक की टीम शिरकत करेंगी, जिसमें सऊदी अरब है, मॉरिशस है, कोमोरोस शामिल है और पाकिस्तान की टीम भी 11 जनवरी को अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। यहाँ पे आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 8 साल बाद कौमी टीम दूसरा इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए जा रही है। इससे कबल गुज़िश्ता सितंबर में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भी टीम ने शिरकत की थी और मालदीव्स के खिलाफ आपको याद होगा 0-7 से फतह भी हासिल की। बिल्कुल, और ये 4 नेशन सीरीज है जिसमें पाकिस्तानी फुटबॉलर टीम जो कि फीमेल खवातीन की टीम है, ये करने जा रही है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। इसके साथ साथ हमारे साथ टीम की 2 मेंबर्स मौजूद हैं, मलका नूर हैं और इसके साथ साथ रामीन फरीद हैं। दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक। तैयार हैं आप जाने के लिए? तैयार है। जबरदस्त। सबसे पहले मलका आप बताएं, ये जो फुटबॉल, ऑब्वियसली हमने पाकिस्तानी टीम, अनफॉर्चुनेटली जब ये हमने लास्ट टाइम सारा फीफा वर्ल्ड कप का एक चांद देखा, हमें बड़ी कमी शिद्दत से फील हुई कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग विमेन टीम जा रही है खेलने के लिए। क्या है ये 4 नेशन जो सीरीज़ है और किस तरह से पार्टिसिपेशन हुई आप लोगों की और अब आप लोग फाइनली खेलने जा रहे हो? आफ्टर द बैन फेडरेशन ने ट्राई किया कि अब जितना एक्सपोजर वो अच्छा है, क्योंकि हमारे एक जो रिदम चल रहा था 2014 तक रैंकिंग हमारी हाई जा रही थी और बैन की वजह से फिर हम बिल्कुल फीफा रैंकिंग से आउट हो गए थे, फुटबॉल के सीन से आउट हो गए थे, इंटरनेशनल से। तो अब जैसे ही दोबारा फुटबॉल वापस आया है और उनको पता चला कि लकीली बैन हटने के फ़ौरन बाद सैफ कप आ गया, तो हम लोगों ने फ़ौरन से कैंप लगा के वहाँ पार्टिसिपेट किया। फिर उनको पता चला कि नहीं, लड़कियाँ मतलब बेशक बैन लगा हुआ था लेकिन उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग की है, अच्छा परफॉर्म किया है इस सैफ कप में। तो फिर हमारे लिए फ्रेंडली ऑफर किया सऊदी अरेबिया ने, जो होस्ट कर रहे 4 नेशन सीरीज। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, फिर हम जा रहे हैं ताकि हमारी रैंकिंग भी बढ़े, हमारा एक्सपोजर भी हो और इंशाल्लाह जीत। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कल नजम सेठी को मैंने सुना, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा कि हम सऊदीया को अपनी कोऑपरेशन ऑफर कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर, हमारी एक्सपर्टीज है। और मुझे लगता है कि सऊदीया बहरहाल हमसे बहुत आगे है फुटबॉल में, उनकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है।
हमारी टीम को कितना एक्सपोजर मिलता आप देख रही हैं, अगर इंटरनेशनली आप लोग खेलने जा रहे हो, हमारे फ्यूचर फुटबॉल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट? आपको पता है कि लोकली या नेशनली जितने भी इवेंट्स हो वो कंपेयर टू द इंटरनेशनल एक्सपोजर वो बहुत कम होता है। लाइक जब आप खेलते हो तब आपको आइडिया होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रैंकिंग बढ़ेगी जब हम लोग इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, फिर साउथ एशियन से फिर एशियन कप्स में जाएंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। अगर बगैर किसी मसले के कंटिन्यू होता रहा, कैंप्स लगते रहे, हम खेलते रहे, तो मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। रामीन, ऑब्वियसली ये बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यू आर सो यंग माशाल्लाह, और अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर, मुख्तलिफ टीम्स के साथ खेलना, तैयारी कैसे की है और कब से फुटबॉल खेल रही हो, ये तो बताओ पहले। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं 5 साल से खेल रही हूँ फुटबॉल, और पहले अंडर 19 में थी मैं और अब मैं सीनियर टीम में आ गई हूँ। ज़बरदस्त। तो ये बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना बहुत अच्छा होता है, इससे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और बस फुटबॉल इससे ज़बरदस्त। अच्छा, अभी मुझे तो आप अभी भी अंडर 13 में होना चाहिए आपको, बाय योर लुक्स माशाल्लाह ये लुक है यार। सबसे पहले रामीन आई है सेट पे, मैंने इनसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू रामीन? एंड ये जो यंग जनरेशन आई है ना, लाइक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। माशाल्लाह, हम फैन है इसके। बहुत जबरदस्त। किस पोजीशन पे खेलती हैं आप? मैं सेंटर मिड। अच्छा, और ऐसा क्या है इनके अंदर बतौर प्लेयर जो आपको लगता है कि बड़ी इनकी क्वालिटी है? इनका स्किल, इंडिविजुअल स्किल, जो ड्रिबलिंग वगैरह है वो बहुत अच्छी है। एंड हमारे मैच में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बॉल कंट्रोल करके स्विच करना, एंड ये सारा कुछ शी इज गुड एट एवरीथिंग। थोड़ा सा आपकी कोचिंग के बारे में जानना है। डू यू हैव मेल कोचेस, वो आपको ट्रेन करते हैं? कौन है, लोकल हैं, बाहर के हैं? नहीं सर, अदील रिस्की हैं, वो कराची के हैं, वो पाकिस्तानी हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, अपनी प्रैक्टिस और इसके हवाले से बताओ, कहाँ पे करते हो आप लोग प्रैक्टिस, और जब कैंप्स लगते हैं कहाँ पर लगते हैं तैयारी के लिए, और फिर जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, जैसे सैफ गेम्स की बात की, और अब आप लोग इंटरनेशनली जाने वाले हो, किस तरह से आपको ट्रेन किया गया? अच्छा, हमारे जो कैंप्स लगते हैं वो कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी कराची में लग रहे हैं। अभी इस बार ये सेकंड कैंप है जो लाहौर में लगा है। हमारे ट्रेनिंग सेशंस दिन में एक सुबह ट्रेनिंग, एक शाम को ट्रेनिंग होती है। सुबह फिटनेस, शाम को हमारा फुटबॉल स्किल्स पे काम होता है। एंड जब ऐसे इवेंट आता है, वैसे तो सब जाके अपने अपने क्लब्स वगैरह में, डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है, इवेंट का डेट मिलता है, फिर उसके बाद 1 महीना या 1.5 मंथ पहले बुलाते हैं, सबको एक साथ रखते हैं, ताकि फिर कोऑर्डिनेशन हो टीम की, फिर पार्टिसिपेशन में फिर हमें आसानी हो। आपका ये पहला टूर्नामेंट इंटरनेशनली जो आप खेलेंगे? नहीं, मैं 2010 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूं। और आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वैसे आप खेल चुके हैं? जी, खेल चुके हैं। इस बार ये जो बैन के बाद, चूंकि बैन से हमें मालूम है जितने फुटबॉलर्स थे बड़े मायूस हुए थे कि ये क्यों हुआ, और खास तौर पे आपका जो GB रीजन है, फिर थोड़ा सा हम लियारी वगैरह की बात कर लेते हैं, या बलूचिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग फुटबॉल से दिलचस्पी रखते हैं। उसके बाद जब हमने कम बैक किया, अब हमारी टीम की पोजीशन क्या है? आप खास तौर पे इन 4 टीम्स के अंदर अपनी टीम को कहाँ रेट करेंगे आप? आर वी द हॉट फेवरेट्स या नहीं सऊदी अरब? मेरे ख्याल से हम हैं, क्योंकि हम अभी उन सब में से हाई रैंक्ड हैं। यस, हमारा रैंक सबसे ऊपर है, मतलब जो 4 टीमें आ रही हैं या 3। तो खामोश रामीन से हम ये पूछते हैं, वैसे आप खामोश नहीं है, स्पीक वेल। कैसे आया जाए नेशनल टीम के अंदर, क्योंकि आप तो आ गई, आपका ताल्लुक लाहौर से है। इन लोगों के लिए मुझे लगता है कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है, दूर दराज इलाकों से, लेकिन आप लाहौर से हैं। जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, खासतौर पर फीमेल्स, उनके लिए क्या है? सबसे पहले तो आप ग्रास रूट ट्रेनिंग शुरू करें। जब से जैसे आप छोटी एज है तो उधर से आप ट्रेनिंग करना शुरू करें, और फिर यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती हैं, उधर वहाँ पे आपको चेयरमैन वगैरह देखने आते हैं। अच्छा। तो उधर से आपकी सिलेक्शन होती है, फिर वो आपको कैंप के लिए बुलाएंगे और ट्राई आउट्स दें आपके कैंप के लिए। उसके लिए स्ट्रगल तो है डेफिनेटली, चाहे आप हुंजा से हैं, चाहे आप लाहौर से हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी बताओ रामीन, ये आपका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है? नहीं, मेरा ये तीसरा। Oh, are you excited or nervous? I'm very excited. Excited, obviously. That's how sports men or sports women should be. तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या तब्दीलियाँ आप इस पे राय दे दें? जैसे हम क्रिकेट बहुत लोग ग्रास रूट पे खेलते हैं, पहले हॉकी होता था, वो भी खत्म हो गया। फुटबॉल के लिए हम क्या करें कि अच्छे प्लेयर्स ऊपर आए, इमर्ज हों, अच्छे? वही जो रामीन ने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे काम होगा तो फिर नेशनल में आकर आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। अभी ऐसा है कि ख़ास हमारा जो है ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि क्लब्स या फिर आप बोले नेशनल चैंपियनशिप्स या फिर इंटर क्लब, कुछ भी वो इवेंट्स बहुत कम होते हैं। टैलेंट है वैसे, मुझे लगता है लड़कियां खेलने नहीं ज़्यादा है। नहीं, नहीं, क्यों नहीं खेल सकते? क्रिकेट में इतनी आती है, फुटबॉल में कम आती है। फुटबॉल टफ गेम है। बैठी है ना तो हमारे
फुटबॉल टफ गेम है, लेकिन फुटबॉल में बहुत टैलेंट है। अच्छा। क्योंकि आप फुटबॉल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके नेशनल इवेंट्स नहीं होते हैं तो आप फुटसॉल खेलते हो, तो वो भी आपकी हेल्प करता है खेलने में। जो फुटबॉल खेलता है मेरे ख्याल से वो जो है ना सबसे फिटेस्ट, और वो जबरदस्त। गुड लक गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि आप जीत के आए, हम दोबारा आप सबको अपने शो पे बुलाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड वन थिंग, जीतना नहीं भी शर्त है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इन लोगों के लिए, हमारा झंडा लेके जा रहे हैं, यही बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी जीत हार तो गेम का हिस्सा, वैसे अच्छा खेलें, टेस्ट मैच की तरह ना खेलेंगे जैसे मलका नूर और अमीन फरीद हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात करते हैं, फिर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस है खफा खुद से ये बता, ख्वाबों के पंख खो दे हवा, अनजाने क्यों इतना नादान क्यों, खुद से हुआ है ये बता, मंजिल है आसमां चल उड़ जाए इस तरह कि तुझको देखे ये जहां, खोया क्यों इस तरह रास्तों के दरमियां, चल ढूंढ ले अपना तू जहां, क्यों घूमे तू आवारा, बंजारा, क्यों घूमे तू आवारा, बंजारा। आपने तो हमें बहुत ही मुतासिर कर दिया। उमैर अली अकबर द सिंगर, इनसे मिलिए। हमने कहा इनफॉर्मल जरा तारुफ कराते हैं आपका। हमने क्या तारुफ कराना है, इनकी आवाज़ से कराते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं कुछ ऐसे म्यूजिशियंस से, सिंगर्स के साथ जो कि काफ़ी अरसे से फील्ड के अंदर तो है लेकिन अभी मेन स्ट्रीम पे नहीं है, लेकिन बेहतरीन काम कर रहे हो। उमैर, मुझे मिथुन का टोन बाकायदा फील हुआ, द फेमस बॉलीवुड सिंगर, और आपकी जो वेरिएशन है बहुत ही कमाल है। तो आई बिलीव यू आर अ कंपोजर एज वेल, आप कंपोज भी कब से हैं ना, सिर्फ गाते नहीं हैं। अभी जो मैंने अभी आपको गाना सुनाया है ये मैंने खुद ही कंपोज किया और खुद ही लिखा भी है। ब्रिलियंट यार, बहुत ज़बरदस्त है। कब से कर रहे हैं? फ्रॉम लास्ट 10 years जो सीखने का प्रोसेस है उसको मिला के। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनली फ्रॉम लास्ट 6 years। so well। तो मैं ये बताएं कि अभी आपने एक्सप्रेस के लिए एक OST गाया और कितने आपने अपने सिंगल्स अभी तक रिलीज किए हैं? सिंगल्स मेरे जो अपने पर्सनल जो मैंने अपने चैनल से जो रिलीज किए हैं वो 2 हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्सप्रेस के साथ मेरा फर्स्ट अभी एक थी लैला, एक ड्रामा ऑन है आजकल, यासिर हुसैन ने उनको डायरेक्ट किया। अच्छा। फैसल कुरैशी और इकरा अजीज उनमें जो है यासिर हुसैन द एक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया। उन्होंने डायरेक्ट किया। तो ये गाना मैंने उनको वैसे ही भेजा था तो व्हाट्सएप पे, तो उनको गाना इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांट टू मेक दिस सॉन्ग द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो जब आपने बनाया था तब आपके माइंड में नहीं था कि किसी ड्रामे को OST नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिकॉज़ अल्टीमेटली एक एजाज की बात है, एक इतने हफ्ते ड्रामा चलता है और उसमें मुसलसल हम चाहते हैं जरा थोड़ा सा सुनाएं तो क्या है उसमें। बिल्कुल सुनाता हूं। तो ये गाना जो है वो मेरे एक दोस्त हैं आतिफ खान, उन्होंने इसका म्यूजिक जो है वो डायरेक्ट किया, अरेंज उन्होंने किया जी, कंपोज और जो लिखा है वो मैंने खुद। ओके ओके। सारी सारी रातों को मैं जागता, रब से दुआ में तुझे मांगता, जानू ना मैं अब क्या है ये माजरा, लगता है यूं मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। खुशबू से तेरी महकने लगी है, ये जिंदगी मेरी है जब से तू मिला, महसूस करने लगा हूँ तुझे मैं, मौजूद भी नहीं ये क्या है सिलसिला, कैसी ये बनाई तुमने दिल में है जगह। वाह।
बस अब तुझसे, हाँ तुझसे हूँ जुड़ा, सारी सारी रातों को मैं जागता, रब से दुआ में तुझे मांगता, जानू ना मैं अब क्या है ये माजरा, लगता है यूं मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। ओहो अमेजिंग, यार आप बहुत ही अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। मतलब लिटरली दिस इज नॉट द तारीफ जो अमूमी तौर पे हम करते हैं, ऑनर करते हैं, लेकिन हम आपको वैसे जेन्युइन आप बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे फिर थोड़ा दुख होता है कि जब हम अपने इतने अच्छे टैलेंट की कदर तो खैर बात की बात है, रिकग्नाइज भी नहीं करते। इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है फॉर प्लेबैक, और एक पूरा एक पैकेज माशाल्लाह मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लग रही है, आप दोनों ओरिजिनल्स गा रहे हैं अपने। लोग कवर्स तो गाते ही हैं, लेकिन दोनों ओरिजिनल्स आप गा रहे हैं, और वो ओरिजिनल इतना ही इंस्पायर करें पहली दफ़ा सुनने में, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। आगे क्या प्लान है, कैसे लेके चल रहे हैं अपने आप को, क्योंकि मुश्किल सफ़र है ये बहरहाल। अभी जो है मैं ऑलमोस्ट मेरे 4 और गाने हैं, अच्छा, जो कि रिकॉर्ड हो चुके हैं। ओके, अभी मतलब जो उनके वीडियो जो है वो इन प्रोसेस है। तो बस इंशाल्लाह प्लान ये है कि नेक्स्ट 1-2 वीक्स के अंदर एक गाना जो है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ। वैसे एक आर्टिस्ट के लिए और एक सिंगर के लिए बहुत जरूरी होता है कि बैक टू बैक कुछ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में। आपने हमें देना है अपना गाना, यहाँ से रिलीज करेंगे हम, प्रीमियर यहाँ पे करेंगे हम। इतना अच्छा आप गा रहे हैं। अच्छा वह ये बताएं, कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, कोई ऐसा कंपोजर, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आपका काम करने की ख्वाहिश बहुत हो, या जिससे इंस्पायर्ड हो आप? पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर हैं सजाद अली, उनको मैं बहुत फॉलो भी करता हूँ, और वो मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं। ही इज़ अ लेजेंड, एवरीवन नोस। तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और उनके गाने भी बहुत गाता हूँ। किसी फीमेल आर्टिस्ट जिसके साथ डुएट करने का शौक हो, किन के साथ कभी मैं जिंदगी में गा लूँ? फीमेल आर्टिस्ट होता है ना, डुएट सॉन्ग मिलने का मुझे शौक है आबिदा जी से। आबिदा परवीन जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट आर्टिस्ट है, बिल्कुल एक डिफरेंट सिंगर है। अच्छा, यूजुअली जो गाने वैसे आजकल तो हिट हो ही जाते हैं, कैफी खलील एक रीसेंट एग्जांपल है, उनका एक बिल्कुल इसी तरह का मेलो सा गाना है, लाइट सा सीधा सीधा सा, और बड़ा ही हिट हो गया, तो लोग पसंद कर लेते हैं। लेकिन पहले सिंगर्स को और वैसे भी कमर्शियल टाइप गाने बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा म्यूजिक, रैप भी डाल दो, ये वो, तो आपका जो साउंड है वो डिफरेंट है। आप इसी पे रहना चाहती हैं, कहीं हम एक्सपेक्ट करें कि आप भी कहीं बिलाल सईद काइंड ऑफ R&B टाइप ऑफ म्यूजिक बना रहे होंगे, कुछ ऐसा हो रहा होगा? मुझे लगता है हर आर्टिस्ट जो स्पेशली सिंगर होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है, तो मुझे लगता है कि उसी को फॉलो करना चाहिए और उसी को आगे लेके जाना चाहिए। अब एक जैसा काम सब स्टार्ट कर देंगे तो फिर बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। आप बहुत अच्छा एडिशन है, हमें कुछ और सुनाइए आप, हम सुनना। मैं आपको फिर सजाद अली साहब का ही एक गाना सुना दूं। जरूर। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोने रोना रोले, जिनको मजबूरी है, जिनको मजबूरी हालात रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, वाह वाह, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरत जज्बात आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि
बदलेंगे नसीब, बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने वाह वाह वाह, ना दिया, क्या कहने, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरती जज्बात। यार क्या बात है उमर, उमर बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। कीप सिंगिंग। मेरे पास आई विश और हमारे पास टाइम होता हम और सुनते आपसे। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है एंड विल कीप फॉलोइंग यू। कहाँ मिलेगा आपका म्यूजिक, कहाँ सुन सकते हैं लोग? यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा, उमर अली अकबर के नाम से। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ब्रिलियंट वॉइस, ज़बरदस्त गाते हैं और इतना ऑर्गेनाइज्ड लाइव गाना अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स अ हार्ड थिंग। मज़ा आया सुन के। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मजीद कुछ फनकारों की बात कर लेते हैं। क्लासिकल मौसीकी और फ़न गायकी में एकेडमी का दर्जा रखने वाले उस्ताद फ़तेह अली खान, बड़े फ़तेह अली खान, उनकी आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। 1935 में पटियाला में पैदा हुए और मौसीकी के पटियाला घराने से ताल्लुक़ था। अपने भाइयों अमानत अली खान, हामिद अली खान साहब जो कि हयात हैं, गाते हैं। मौसीकी की ख़ानदानी मीरास को आगे बढ़ाया। फ़तेह अली खान साहब ने बेहतरीन मौसीकी का फ़न अपने वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान से सीखा। उनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो अपने भाई उस्ताद अमानत अली खान साहब के साथ थी और ये 1945 में लाहौर में हुई, जहाँ उन्हें बेहद सराहा गया। और दोनों भाइयों ने जब भी गाया कमाल गाया, महफिल लूट ली, ऐसा गाया। आपकी फ़नी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1969 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया। बहुत ज़बरदस्त फ़नकार थे, बहुत बड़े फ़नकार थे। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, म्यूजिक की बात हो रही है, लेकिन टेक इट इजी गाइस, ये मैं नहीं कह रही है, सजाद अली साहब कह रहे हैं क्योंकि उनका जो वीडियो है वो आप सुनिए जरा जी। कहना शुरू कर दिया कि जी सजाद अली कह रहे हैं कि ये गाना मेरा गाना नकल कर दिया गया है और मेरे गाने को यूँ कर दिया है। सजाद अली ने कब कहा ये? पहली बात, मेरी वो वीडियो देखें, उस वीडियो में मैंने क्या कहा है? ना मैंने किसी सिंगर का नाम लिया, ना किसी गाने का, ना म्यूजिक डायरेक्टर का, ना किसी एक्टर का। मैंने कहा कि मेरा एक गाना मुझे याद आ गया, मैं अभी कुछ नए गाने सुन रहा था उसमें। क्यों याद आ गया? इसलिए कि राग भैरवी में 80% जो गाने बनते हैं हमारे यहाँ वो एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने भी 2-3 गाने राग भैरवी बनाए हैं, मुझे उसकी एक फील आई। ये जो गुफ्तगू है सजाद अली साहब को, ये एक गाना शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म का है और उसकी टोन ऐसे लगती है कि सजाद अली के पुराने गाने से ली गई है और लोगों ने रिलेट करना शुरू कर दिया सजाद अली साहब को। तो ही इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ, ही डजंट नीड एनी सच पब्लिसिटी। ऐसी बातें मत फैलाएं, सजाद अली साहब को खुद ये कहना पड़ा। सोशल मीडिया वॉरियर्स थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें, लेजेंड्स के बारे में बात करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।